आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, पहले ये सुन लेते हैं, फिर इसके कारण टटोलते हैं कि इतनी बेचैनी बाजारों में क्यों है। दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जुड़ी खबरों का असर आज बाजार पर दिखा। मंगलवार को शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक तेज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई। निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। बाजार के सभी इंडेक्स, आप नाम लीजिए, वो लाल निशान में थे। सबसे ज्यादा बिकवाली रियल्टी और ऑटो में दिखी। हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल और आईटी उनके पीछे पीछे थे। सेंसेक्स की 30 में से 29 कंपनियां, ये ब्रेथ देखिए जरा, एडवांस डिक्लाइन आपको क्या बता रहा है। 30 में से 29 कंपनियां लाल निशान में थी। निफ्टी की 50 में से 47 कंपनियां लाल निशान में थी। एक जिज्ञासा ये जरूर हुई कि वो एक कंपनी और वो 3 कंपनी कौन सी बची थी। खैर, आगे इसको मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अंशुमान जी से सवाल का जवाब। सर, इतनी बेचैनी की 30 में से 29 लाल निशान में, बाजार में भरोसा डगमगा रहा है, टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप बोनस के नियमित दर्शक हैं तो हम लोगों ने अभी कल ही एक इंटरव्यू पोस्ट किया है समृद्धि शास्त्र का, जिसमें हमने विशेषज्ञ से बात की थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय बाजार एक्सट्रीम फियर में है, में ज़बरदस्त डर में है। आज भारतीय बाजारों में कई सारी गतिविधियां एक साथ दिखाई दी और आज की नहीं, पिछले एक हफ्ते 15 दिन में अगर आप देखें तो बाजार में निगेटिव ट्रिगर्स की बाढ़ लगी हुई है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल शुरू हुई, अमेरिका और यूरोप को लेकर, येन का कैरी ट्रेड टूटने को लेकर, करेंसी मेल्टडाउन को लेकर भारतीय बाजार पर निवेशक रिस्क ऑफ हो गए और सबसे तेजी से यहां बिकवाली शुरू हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंपनियों के नतीजे, तिमाही नतीजे आना शुरू हुए, जो 100-125 कंपनियों के नतीजों का सैंपल आया, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो बेहद निगेटिव था, उम्मीदों से बिल्कुल खराब था। जबकि लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी तिमाही थोड़ी बेहतर होगी, पर वैसी तिमाही होती नहीं दिखाई दी। इसके बाद रुपए में तेज गिरावट आई इन दोनों परिस्थितियों के कारण, और बाजार का सेंटीमेंट जो पहले से ही बेहद डरा हुआ था, टूटा हुआ था, वो तेजी से गिरा। और इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो सारे फार्मूले, वो सारे समीकरण जो बाजारों में निगेटिविटी पैदा करते हैं या निवेशकों में निगेटिविटी पैदा करते हैं, चाहे वो भारत का वैल्यूएशन हो, चाहे अन्य इमर्जिंग मार्केट से तुलना हो, वो सब एक साथ प्ले में आ गए और इसलिए हमने इतनी तेज गिरावट बाजार में आज देखी। सर, तिमाही नतीजों का सीजन था, यहाँ से कुछ उम्मीदें थी कि तिमाही नतीजे आएंगे, अच्छी कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो तीसरी तिमाही से वापसी करती दिखेंगी। तिमाही नतीजों के मोर्चे पर क्या स्थिति दिखी? तिमाही नतीजों ने निराश किया पूरी तरह से। अगर आप गौर से देखें तो जो शुरुआती नतीजे हमारे पास 143 कंपनियों के आए, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, शुद्ध लाभ 17 तिमाहियों में सबसे ज्यादा खराब था। अब यही एक ऐसा ट्रिगर था, एक ऐसा फैसला था जिसके बाद जिन निवेशकों ने, जिन लोगों को बाजार में इस तिमाही में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी कंपनियों से, वो सब ध्वस्त हो गई। और सालाना आधार पर शुद्ध लाभ केवल 3.5% बढ़ा। तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 8.1% बढ़ा, लेकिन दूसरी तिमाही और के तुलना में और पहली तिमाही की तुलना में ये भी कम है। तो आप यहाँ एक बहुत बड़ा डीकपलिंग देखते हैं शुभम बाजार में। हमें देख रहे हैं कि भारत के जीडीपी में रिकॉर्ड ग्रोथ दिख रही है 7%, 7.5% की, और कंपनियों के नतीजे उसको सपोर्ट करते ही नहीं दिखाई देते। बाजार बिल्कुल किसी दूसरी दिशा में चल रहा है। तो वो मैक्रो नंबर सही है या बाजार का सेंटीमेंट सही है, इन दोनों के बीच में गहरा मतभेद दिखाई दिया। और वो दिख रहा है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्था है, और उत्तरोत्तर तिमाही आधार पर कंपनियों के मुनाफों में कमी आ रही है, ये हमने देखा। इस असर के वजह से और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां जो कि भारतीय बाजारों के पक्ष में नहीं थी, उनका भी असर हमें दिखाई दिया। लेकिन रिजल्ट सीजन की शुरुआत बेहद खराब रही है, निराशाजनक रही, इसलिए बाजार और थोड़ा ज़्यादा सतर्क दिखाई दिया। सर, इन नतीजों को थोड़ा सा और टटोलें तो सेक्टोरल आपको कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? आईटी कंपनियों की स्थिति खराब थी, जैसा हमने कहा कि सालाना आधार पर गिरा। एक जो फैक्टर जिस पर हमने पिछले दिनों बोनस पॉइंट में चर्चा की थी और इस बार हम शायद उस पर अर्थ में भी चर्चा करेंगे, जो नया लेबर कोड आया उसका असर हमें अलग अलग सेक्टर्स पर दिखाई देना शुरू हुआ, उनके मुनाफों पर असर पड़ा। हालांकि आईटी कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन उनके मुनाफे में तेज गिरावट थी, जो ताजे नतीजे आए। रिलायंस के नतीजों ने भी बाजार को कोई बहुत उत्साहित नहीं किया। हालांकि जियो की खबर को लेकर बाजार उत्साहित है, लेकिन रिलायंस के नतीजों का बहुत अच्छा असर नहीं दिखाई दिया। बैंकों की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, दबावपूर्ण दिखाई दी। बैंकों की जो कुल इंटरेस्ट इनकम थी वो सालाना आधार पर 2% से भी कम बढ़ी। 17 तिमाहियों में सबसे कमजोर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बैंकों पर भी हमने आपसे चर्चा भी की है, कासा और निम को लेकर। तो
तीसरी तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से ज़्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बाजार को लग रहा था कि प्रॉफिट की ग्रोथ 8-9% के आसपास तो रहेगी, 7-8-9% के आसपास रहेगी, लेकिन यहाँ अभी तो 3 से 3.5% और 5% की भी ग्रोथ मिलना मुश्किल दिख रहा है। ये जो ताज़े आंकड़े, जितने आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं, उनसे ये तस्वीर बनती दिख रही है। चलिए, तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है, बजट भी आगे खड़ा है। सर, अब जो एक और तरफ से हम बाजार में देखना है और जानना चाहेंगे वो है रुपए की गिरावट। आज रुपए फिर रिकॉर्ड गिरावट देखा, 91 का स्तर भी एक बार को पार हो गया। एफआईआईज की बिकवाली जो लग रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक लगा है, एफआईआईज वापस लौटने की सोचेंगे, उन्होंने वो लौटे भी थे, आके देखा कि इंडिया में बाजार में रुपया और गिर रहा है तो फिर वो वापस जाने लगे। इस तरफ से अगर मैं देखूं बाजार को, तो ये कितना आपको बड़ी चिंता दिख रही है? कि पिछले साल भर में अगर आप ध्यान से देखो तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत के पास कोई स्टोरी नहीं है, उनका निवेश बनाए रखने के लिए कोई कहानी नहीं है। जो भी कहानी हम भारतीय बाजार में देख रहे हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के भीतर दिख रही थी। विदेशी निवेशकों के लिए जो सबसे निराशाजनक परिस्थिति थी वो रुपए की गिरावट थी। तो अगर आप रुपए में की परिस्थिति में देखें तो भारतीय निवेशकों को तो तब भी रिटर्न मिलता दिखाई दिया। जो विदेशी निवेशक डॉलर में निवेश कर रहे थे, रुपए की कमजोरी के कारण उनको नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ। अगर आप उस फर्क को, अंतर को देख रहे हो तो हालांकि वैल्यूएशंस भारत में कम हुए, ऐसा नहीं कि पिछले साल में वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुए, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी 22 से 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो 5 साल का एवरेज है उसके आसपास है। लेकिन अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से देखें तो वहां पी अभी भी कम है, भारत से 12 से 18 के मल्टीपल में ट्रैक कर रहे हैं। और उनके पास एआई की स्टोरी है, उनके पास नई टेक की स्टोरी है, उनके पास डेटा सेंटर्स की स्टोरी है। भारत के पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो अगर आप रुपए की डिवैल्यूएशन की स्थिति में, रुपए की गिरावट की स्थिति में विदेशी निवेशक के तौर पर सोचिए, अगर आप यूरिक में, जिनेवा में बैठे हुए हैं, सिंगापुर में बैठे हैं और हांगकांग में बैठे हैं और भारतीय बाजार को में निवेश करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे ना, करेंसी कैसी, करेंसी में तो रिटर्न गिर रहा है, कोई बड़ी स्टोरी निवेश करने के लिए नहीं है बाजार में। और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां और फिर डील और सेंटीमेंट और तमाम ऐसे मामले थे। तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली फिर वापस लौटी और उसका असर हमें फिर वही दिखाई दिया, वही विशेष साइकिल शुरू हुआ। जैसे ही विदेशी निवेशकों ने दबाव बनाया, बिकवाली शुरू की रुपए में, फिर वो गिरावट शुरू हो गई। और हालांकि डॉलर कमजोर था, उसके बाद भी भारतीय रुपए में तेज गिरावट रही। एक सवाल सर, और ठीक है, रुपए को संभालने का कितना संभलेगा नहीं पता, बट चाहे रुपए हो, चाहे एफआईआईज हो, चाहे बाजार हो, चाहे ट्रंप के जो की मार है उसका असर कम करने की कोशिश हो, ये सब कुछ अब जो लोगों को लग रहा है ना कि बजट पे कुछ हो सकता है, बजट से कुछ उम्मीद दिख सकती है, क्या आपको लगता है बजट से वाकई कितनी उम्मीद करना चाहिए? और इसके अलावा भी क्या कोई ऐसे ट्रिगर हैं जो आपको लगता है बाजार को दिशा दे सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी तरफ? सबसे महत्वपूर्ण तो अभी शुभम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। अगर यूरोप और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड वार शुरू होता है या ग्रीनलैंड में कोई किसी तरीके का मिस एडवेंचर होता है तो इसका जो पैनिक है वो पूरी दुनिया में पहुंचेगा। और जैसा हमने कहा कि भारत, शुरुआत में ही कहा कि भारत अब इमर्जिंग मार्केट्स के एलोकेशंस में रिस्क ऑफ पोजीशन में आ गया, विदेशी निवेशकों की वरीयता पर नीचे आ गया। और इस वजह से भारत में विदेशी निवेशकों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते आने वाले दिनों में कि वो कोई नया निवेश बढ़ाएंगे। बजट का में अभी फिलहाल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं। अगर आप गौर से बजट को देखो तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने वाली कहानी तो पूरी हो चुकी। पिछले साल सरकार ने जितना दिया उतना शायद कई दशकों में नहीं हुआ होगा जब इनकम टैक्स में और जीएसटी में इतनी बड़ी रियायत दी गई। लेकिन तिमाही नतीजे आपकी मेज पर रखे हुए हैं। अभी कंज्यूमर कंपनियों के, एफएमसीजी के नतीजे भी आ जाएंगे और उनमें देखकर समझ में आएगा कि डिमांड की क्या परिस्थिति दिखाई दे रही। इसके आगे सरकार के पास देने के लिए कुछ है नहीं कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, घोषणाएं, स्कीमें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें हो सकती, पर ये सब लॉन्ग रोप है, लंबे समय के लिए। 3 महीने 6 महीने में उनके कोई बड़े नतीजे तत्काल निकलते नहीं दिखते। और अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात है तो पिछले 7-8 साल में बहुत कुछ हुआ, पर हम अभी भी वहीं खड़े हुए हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 15-16% से ऊपर नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रिगर है बाजार के सेंटिमेंट को ठीक करने का, वो इस लेवल से आ सकता है कि एसटीटी में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए। एलटीसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में तो कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है क्योंकि अभी सरकार ने 2 साल पहले बदला था। एसटीटी में हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए, जिस बदलाव के साथ साथ बाजार का सेंटिमेंट ठीक हो सके। पर फंडामेंटली आप देखो अगर भारतीय बाजार को, तो फंडामेंटल बाजार के वीक हैं अब इस समय पूरी तरह। अगर आप कंपनियों के नतीजों के लिहाज से देखिए, जीडीपी से, मैक्रो इकोनॉमी से उसका डिस्कनेक्ट देखिए, ब्याज दरों में कमी के बाद भी बैंकों की तरफ से रेपो रेट में कमी के बाद भी बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कमी न किया जाना देखिए, और जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना है रुपए की कमजोरी के कारण, उन्हें देखिए, तो फंडामेंटल्स
बाजार के लिए उतने फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बजट कितना आगे बढ़कर इसे खेल पाएगा और बजट कितनी ऐसी बड़ी चीज ला पाएगा, इस पर बाजार सशंकित है, इसलिए काफी सतर्क है। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील एक ऐसा ट्रिगर है जो शायद बाजार के सेंटीमेंट को ठीक कर सकता है, लेकिन जो परिस्थिति अब दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की, सर ईयू वाली ट्रेड डील का कोई खास असर नहीं? ईयू की ट्रेड डील का कोई, ईयू की ट्रेड डील में भी मुश्किल है, क्योंकि ईयू कितनी प्रायोरिटी पर ट्रेड डील लेगा, इस बात की संभावना पिछले 2 दिन से चल रही थी कि शायद गणतंत्र दिवस के आसपास डील हो जाएगी, पर ब्रसेल्स तो अब दूसरे तरफ चला गया है। ब्रसेल्स तो इसको तो अभी अमेरिका के साथ ट्रेड वार करना है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है, लेकिन जब माहौल ठीक हो, यूरोप की एक तरफ रूस से जूझ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से जूझ रहा है, तो कितने कायदे से ट्रेड डील को हैंडल कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ईयू की ट्रेड डील सेंटिमेंटल ट्रिगर, सेंटिमेंट बेटर करने वाली डील तो नहीं हो सकती। अमेरिका के साथ डील में जरूर कुछ ऐसा मिल सकता है, लेकिन वो भी उस के बारे में भी तस्वीर कोई बहुत साफ नहीं है। तस्वीर कोई साफ नहीं है। चलिए, बोनस पॉइंट आप कितने गौर से देखते हैं, आप कितना याद रखते हैं, कितना आप तल्लीनता से देखते हैं, ये आज पता चलेगा। देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने और अंशुमान जी ने इस शो में डिस्कस किया था, और एक बाजार पर हम लोगों ने बात की थी। उसका हेडलाइन था, उसका जो टाइटल था वो था तोड़ेंगे या टूटेंगे। वो वीडियो आप लोग अगर आपको कहीं ये सामने देखिए, वाह, ये वो थंब भी निकाल रही हमारी टीम। ये देखिए जरा, लेवल देखिए, इस पे जो चार्ट हमने दिखाया, और हमने ये कहा था, इसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सुनिएगा। हमने कहा था कि बाजार में इस समय चारों तरफ गुलजार हैं और नए हाई और नया ऊंचाई सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये ना मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस है, ये बाजार इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये वीडियो कब का है ये मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगा। ये मुझे लगता है 1-1.5 महीने 2 महीने से पहले हमने ये बात नहीं की होगी। कितने नवंबर का? 21 नवंबर का है। तो सोचिए, हम 21 नवंबर से 21 दिसंबर और अब हम 21 जनवरी, 2 महीने पहले हमने आपको बताया था। अब आप देखिए मेरी स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन आज मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये उसी समय की वही आकृति आपके सामने देखिए फिर है। अब जरा इस स्क्रीन पर ये देखिए वो लाइन जो मैंने कहा था टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। 21 नवंबर को जब हम वीडियो बना रहे हैं, और आप उसमें कमेंट्री सुनिएगा, साफ कहा था कि जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर ना आए ना, बाजार में आप खरीदारी मत करना भाई, नया पोर्टफोलियो मत बनाना। जो बना है बचा सकते हो, बचाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, सब करो, नई खरीदारी मत करना। ठीक है, सब कह रहे हैं बाजार बहुत तेज, और आप ये देखिए जरा, ये है वो आपका रेजिस्टेंस, और यहां देखिए उस दिन से और आज तक पिछले 2 महीने में इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है। जहां बाजार ने इसको टच भी किया ना, क्लोजिंग नीचे आके ही थी उस वीक में। ठीक है, और देखिए कितने हफ्ते इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये भी देखिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 बार कोशिश कर ली, मतलब पूरा दम लगा लिया कि अब की बार तोड़ देंगे, लेकिन अब की बार भी ये दम लगा के हाईसा नहीं कर पाए। ये बाजार चला नहीं, ये बाजार बल्कि वहां से यू टर्न ले गया। और अब बात यह है कि आप कहेंगे कि ठीक है सर, पहले तो आपने जो बताया सो बताया, अब बताइए कि क्या करना है। अब आप देखिए एक बड़ी अच्छी चीज, क्या, इसी चार्ट में देखिए, ये मैंने आपके सामने लगाया डेली चार्ट। अब क्या है, इस समय है पूरे देश में बेचैनी। पूरे देश में बेचैनी से मेरा मतलब यह है कि लोग को लग रहा है बाजार में अब कुछ नहीं बचा, बाजार में सब खत्म हो गया। ये देखिए, ये आज का चार्ट है निफ्टी का, ये वो मूविंग एवरेज है जिसको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। यह है 200 दिन का मूविंग एवरेज, यानी कि निफ्टी का 200 दिन का मूविंग एवरेज पर आज बाजार ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब 200 दिन के मूविंग एवरेज पर बाजार ने सपोर्ट लिया, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं अपने गुरुजी की बात मानूं जिन्होंने मुझे चार्ट्स पढ़ने सिखाया, तो वो कहते थे कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पे दुनिया नेगेटिव हो जाएगी और तुम यहां से पॉजिटिव होना। अब वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि बाजार में जब सब बेचें तो तुम खरीदना, और जब सब खरीद रहे हो तो थोड़ा सा किनारे हट जाना। ये एक उनकी सीख थी। तो अगर उनकी इस थ्योरी को मानिए और 200 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट मानिए, तो ये 25,117 का सपोर्ट बनता है, और आज 25,200 के आसपास। 10-5 पॉइंट आप अपने आप देख लेना। मोटी मोटी बात यह है कि 25,232 पे आज की क्लोजिंग है। आप 25,150 मान लो, 25,100 मान लो, इस लेवल पर अगर निफ्टी नहीं टिका ना भैया, तो ऐसे समझना कि ये सीढ़ियों से चला है और लिफ्ट से उतरेगा।
कितनी बड़ी गिरावट आएगी और जिस हिसाब से खबरें चल रही हैं वो आपके सामने है। अभी अंशुमान जी ने आपको तिमाही नतीजों के साइड से, रुपए के साइड से, ट्रंप के जो नए तेवर हैं उनके लिहाज से, ग्रीनलैंड से लेके और वेनेजुला तक क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके सामने। तो अभी सेंटीमेंट जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो क्या होगा। लेकिन 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 अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, आज किसी वजह से तो किया ही होगा, अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को निफ्टी आज रिस्पेक्ट कर रहा है और अगर वाकई रिस्पेक्ट करता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर ये लेवल रिस्पेक्ट करता है तो अब जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना, जिनको लग रहा है कि अब बाजार में भूचाल, अब मैं उनका हाथ थामता हूं, पकड़ता हूं, अब रुक जाइए। देखिए अब आप बहुत अहम लेवल पर खड़े हैं। मतलब एक मीम चलते हैं, आपने देखा होगा, वो बीएससी के बाहर वो बैठा हुआ है जो बुल, उस पर कहते हैं अब तो उठ जाओ महाराज। तो अगर अब ये नहीं उठे तो पता नहीं कितनों को उठा देंगे। ये उस स्थिति में अब बाजार पहुंच गया है। तो ये अब तो उठ जाओ महाराज वाली स्थिति में है। मैं फिर कह रहा हूं 200 दिन का मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पर लगाकर रखिए। बाजार को इसके आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई लेवल्स मैं नहीं दे रहा, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है आप खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन हां अगर आप बेचैन हैं बाजार की बेचैनी में, तो मैं एक राहत का आपको एक इंडिकेटर देके जा रहा हूं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को इंडेक्स रिस्पेक्ट करता है। यह बात मैं आपको बता सकता हूं। और अगर इंडेक्स ने यहां रिस्पेक्ट किया तो बाजार में यहां से वापसी की बात अब वो बजट के रास्ते शुरू होगी, डील के रास्ते शुरू होगी, कोई कंपनी के नतीजे अच्छे आ जाएंगे, कोई घोषणा आ जाएगी। कहां से क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से तो चार्ट सब बोलता है और अभी चार्ट ये बोल रहा है कि या तो तुम करो की स्थिति में हो या मरो की स्थिति में हो। तो अगर यहां संभले तो बहुत अच्छा, यहां नहीं संभले तो भाई अब आप भी कहेंगे कि जब बात सब कह रहे थे कि नया हाई नया हाई नया हाई, तो आप डरा रहे थे कि भाई तोड़ोगे या टूटोगे। तो भाई डरा नहीं रहे थे, हम आपको सही बात बता रहे थे कि भाई मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस बाजार एकदम तोड़ता नहीं है, बस इतना मैं कह रहा था। और वही हुआ। देखिए वहां से 2 महीना 21 नवंबर से आप आज 20 जनवरी लीजिए साहब, कल 21 नवंबर ही है, तो 2 महीने में आपने कुछ कमाया नहीं, वहां से नीचे ही आए हो। तो अगर आपने बोनस पॉइंट देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, या जो लोग आज बोनस पॉइंट देख रहे हैं मेरे साथ, उनको मैं यही कहूंगा कि हमारी कोशिश यही थी कि उस समय भी आपका मुनाफा हो, आपको बोनस मिले, और आज भी कोशिश यही है। वाह, यहां भी आपने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस समय 700 लोग हमें सुन रहे हैं हमारे इस शो को। इन 700 लोगों से मेरा यही निवेदन है भाई कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे खड़े हो, वापसी की उम्मीद यहां से बनती है। 150-200 पॉइंट नीचे और आगे आ जाओगे 1-2 दिन में, मुझे लगता है यहां बॉटम बन जाना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म। बाकी क्या होगा, जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे, पूछते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि चार्ट सही बोल रहा हो सकता है कुछ गलत भी बोल रहा हो, लेकिन अगर कुछ वापसी आती है और ऐसे ही आपको याद दिलाते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल अपने टिप्पणियों सुझाव भेजते रहिए। अगर और कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा। कुछ सवाल ले लेता हूं आज। भाई साहब आज तो आप लोगों ने सवालों की लाइन लगा दी। इतने सवाल तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ सवाल लेता हूं। चलिए अच्छे सवाल लेता हूं। चीन की कम शिशु जन्म दर, गरीबी, भोजन, पर्यावरण की रक्षा क्या तेजी से अमीर चीन एक बच्चा पॉलिसी ने, अच्छा ये तो आपने अपने विचार रख दिए। दक्षिण भारत में कम बच्चा पॉलिसी से उन्नति पाया, कम बच्चा पॉलिसी बचत हुआ, उद्योग निवेश हुआ, समाज का फायदा मिला, भारत का भी। कहना क्या चाहते हैं सर, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। एक दिन में आपने पूरे विश्व के भारत के बाजारों की बात कर ली। हाँ, रुपया क्यों गिरता है इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ सर, इंडिया EU ट्रेड डील का इंपैक्ट मार्केट पे क्यों नहीं होगा इतना, ऐसा आपको क्यों लगता है? ये ज्योति जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, उन्होंने ये सवाल। अच्छा सवाल है। हाँ, इंडिया EU ट्रेड डील का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी स्पष्ट नहीं है। हमने भारत की जो हाल की 2 ट्रेड डील देखी ना, वो सब लॉन्ग रोप डील है। जैसे इंडिया UK ट्रेड डील हुई, बाजार पर कोई असर नहीं दिखाई दिया, जबकि इतनी बड़ी ट्रेड डील थी, क्योंकि उसके बहुत सारे हिस्से पोस्टपोन कर दिए गए जिन्हें आगे लागू किया जाएगा। EU के साथ कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी विवाद में है, एग्रीकल्चर को लेकर, डेटा को लेकर। तो ट्रेड डील हेडलाइन तो बन जाएगी, पर
ताजी जो निटिग्रिटीज हैं उसमें कितनी चीजें ओपन हो पाएंगी। और दूसरा ये कि ईयू आने वाले दिनों में कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म पर जाने वाला है। भारत के बहुत सारे निर्यात कार्बन इंटेंसिव हैं, उत्सर्जन बढ़ाने वाले हैं। तो जब तक ट्रेड डील का फाइन प्रिंट नहीं आ जाता तब तक बाजार बहुत ज्यादा होप नहीं बना सकता है। उसकी दूसरी वजह अगर आप उसको अमेरिका के माध्यम से देखें, अमेरिका की तुलना में देखें, तो अमेरिका के बाजार में काम करती कंपनियां, उनका निर्यात, ये सब आपको रखा दिखाई देता है। कल मान लीजिए अमेरिका से डील हो जाए और 15-16% का टैरिफ आ जाए तो यही टेक्सटाइल कंपनियां, यही फार्मा कंपनियां, यही जो भारत की सी फूड कंपनियां हैं, उनके लिए दोबारा बाजार में होप बनती दिखाई देगी। ये जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ कोई एफटीओ ट्रेड डील तो होना नहीं है, टैरिफ लगाया गया, टैरिफ हटाया जाना है। ट्रेड डील्स बहुत लंबा खेल होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होंगी, किन कंपनियों को अवसर मिलेगा। हमने जो ताजे अनुभव देखे हैं ट्रेड डील के पिछले 7-8 सालों में, वो नतीजे अच्छे नहीं हैं। अभी हाल में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जितने भी एफटीओ में भारत का निर्यात नहीं बढ़ा, भारत में आयात बढ़ गया। तो ट्रेड डील्स कभी भी बाजारों को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करती हैं जब तक कि उनके नतीजे स्पष्ट रूप से न दिखाई देने लगे और कंपनियों को ये समझ में ना आ जाए कि इससे तत्काल उनके लिए कोई बाजार मिल जाएगा। बाजार 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने की नतीजे तुरंत देखना चाहता है। तो वो अमेरिका की ट्रेड डील को इसलिए ट्रिगर कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसा सेंटिमेंट बूस्टर हो सकती है अगर वो हो जाती है।